प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में जो पहला प्रश्न पत्र है सांख्य दर्शन, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रकृति के संदर्भ में चर्चा की थी। मैंने बतलाया था कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है और द्वैतवादी दर्शन उन दर्शनों को कहा जाता है जो दो तत्वों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। निरपेक्ष सत्ता या स्वतंत्र सत्ता जिनकी है उनको जो है स्वीकार करता है, उन्हें द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि दो तत्वों की यह स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है। पहला जो तत्व है वो प्रकृति है और दूसरा जो तत्व है पुरुष है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रकृति जो है मूल तत्व माना गया है और प्रकृति जो है इस संसार का मूल कारण माना जाता है। इस संसार की जो उत्पत्ति है, इस संसार का जो कार्य है, उसका मूल कारण जो है प्रकृति के रूप में माना गया है। प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति होती है और प्रकृति में ही प्रलय की अवस्था देखने को मिलती है। प्रकृति जो है जो मूल तत्व के रूप में है, जिसकी उत्पत्ति और जिसका ज्ञान दूसरों पर आश्रित नहीं है, अर्थात उसकी उत्पत्ति के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपने ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व माना गया। प्रकृति के स्वरूप के बारे में, प्रकृति के अस्तित्व के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियोज में की है। दूसरा जो तत्व है वो पुरुष है। पुरुष का तात्पर्य यहाँ आत्मा से लिया गया है, जिसे भारतीय दर्शन में आत्मा के नाम से जाना जाता है। अन्य भारतीय दर्शनों के अंतर्गत जो चाहे वो जैन दर्शन की बात करें या न्याय की बात करें या शंकराचार्य के दर्शन, वेदांत दर्शन की बात करें, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, उसे ही सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष का नाम दिया गया है। आत्मा के संदर्भ में हम जानते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव जो है वो चैतन्य माना जाता है। चेतना जो है उसका मूल स्वभाव माना जाता है। तो चेतना के संदर्भ में विभिन्न मत में देखने को मिलते हैं। कुछ दार्शनिकों का ये कहना है कि चेतना जो है आगंतुक होती है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि चेतना जो है आत्मा का स्वाभाविक रूप है, स्वभावतः रूप से आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप में होती है। तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न मत जो है देखने को मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि चेतना जो है स्वभावतः चेतन होती है, परंतु जो है वो आगंतुक रूप में उसमें चेतना की उत्पत्ति देखने को मिलती है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा का जो स्वरूप है उसमें सत्य है, चित्त है और आनंद है, कि आत्मा जो है नित्य होती है, आनंद स्वरूप मानी जाती है, शाश्वत होती है या नित्य होती है। तो यहाँ पर जो है विभिन्न मत जो देखने को मिलते हैं। जैसा न्याय दर्शन के अंतर्गत जो है आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में जो चर्चा की जाती है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो आत्मा में जो चेतना पाई जाती है वो आगंतुक गुण होता है, स्वाभाविक गुण नहीं होता है, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। किस प्रकार से कि आत्मा का संबंध जब मन के साथ होता है, मन का शरीर के साथ होता है, शरीर का इंद्रियों के साथ होता है, इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ जब संबंध जुड़ता है तब आत्मा में चैतन्य की उत्पत्ति मानी जाती है। यह एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं होता। एक जब विशेष परिस्थिति बनेगी कि आत्मा का मन के साथ, मन का जो है शरीर के साथ और शरीर का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ संबंध होगा, तब जो है चैतन्य की उत्पत्ति मानी जाएगी। यहाँ प्राय हम जो सांख्य दर्शन के संदर्भ में देख रहे हैं, वेदांता के संदर्भ में देखेंगे तो आत्मा के संदर्भ में कहा जाता है कि आत्मा क्या होती है, सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद जिसे कहा जाता है। तो आत्मा का स्वरूप जो है सच्चिदानंद के रूप में माना गया। जैसा कि चार्वाक दर्शन के अंतर्गत आत्मा की जो चर्चा की जाती है तो वहाँ आत्मा को जो है एक शरीर का गुण माना गया है कि चैतन्य विशिष्टो देहो आत्मा, कि आत्मा का तात्पर्य क्या है, जब शरीर में चैतन्य की उत्पत्ति होती है वही आत्मा है और जैसे ही शरीर का नाश होता है वैसे ही चैतन्य का भी नाश हो जाता है। तो प्रत्येक दर्शन अपने अपने ढंग से जो है आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम क्षणिकवाद के रूप में आत्मा की, अनात्मवाद के रूप में, क्षणिकवाद के रूप में जो चर्चा देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर जो है जैन दर्शन के अंतर्गत आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वाभाविक रूप से माना जाता है। तो प्रत्येक दर्शन अपने अपने ढंग से आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है। हम सांख्य दर्शन के आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा जो है नित्य है, शुद्ध चैतन्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, दृष्टा है, ज्ञाता है, भोक्ता मानी जाती है, त्रिगुणातीत। जैसा कि हम प्राय देख रहे थे कि प्रकृति के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक मानी जाती है। त्रिगुणात्मक का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति में सत्व है, रजस है और तमस, ये 3 गुण पाए जाते हैं। इन 3 गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति होती है। इसके विपरीत पुरुष के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो पुरुष क्या माना जाता है कि पुरुष जो है त्रिगुणातीत है। इन तीनों गुणों को देखता तो है, इनका दृष्टा तो है, परंतु इन तीनों गुणों को अपने में समाहित नहीं करता, क्योंकि यदि अपने में समाहित कर लेगा तो वो तीनों गुणों के स्वरूप को जो है समझा ही नहीं सकता कि कौन सा गुण अच्छा है और कौन सा गुण में खराबी देखने को मिलेगी कि अमुक गुण जो है अच्छा माना जाता है, अमुक गुण जो है उसकी अपेक्षा कम माना जाता है। कि सत्व गुण जैसे ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण जैसे क्रियाशीलता का प्रतीक है, तमोगुण जो अज्ञान का प्रतीक है। तो ये अंतर जो है चेतना के कारण ही हम कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नकार नहीं सकता। अपनी सत्ता से तात्पर्य आत्मा की सत्ता को नकार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की सत्ता को नकारने के लिए भी कोई न कोई चेतन सत्ता का होना आवश्यक है, और चेतन सत्ता के अभाव में जो है किसी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा की सत्ता क्या है, स्वतः सिद्ध मानी जाती है कि उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं है। विचार जो किया जा रहा है, जो चिंतन किया जा रहा है, चिंतन करने के लिए कोई चेतन सत्ता का होना जरूरी है। चेतन सत्ता के अभाव में हम चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, किसी की सत्ता को नकार नहीं सकते। इसलिए पुरुष का स्वरूप जो है वो माना गया है कि पुरुष का स्वरूप जो है स्वतः सिद्ध है, पुरुष का एग्जिस्टेंस जो है स्वतः सिद्ध है। पुरुष नित्य मुक्त माना गया है कि पुरुष जो है सांसारिक जगत में भाग नहीं लेता। पुरुष सांसारिक जगत में कोई कर्म नहीं करता है, इसलिए सांसारिक जगत में वो भाग नहीं लेता, न तो कोई उत्पत्ति करता है, न किसी के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए वो क्या माना गया, नित्य मुक्त माना गया, प्रारंभ से ही नित्य मुक्त। अब देखिए कि आगे चलकर जब हम चर्चा करेंगे कि पुरुष को मोक्ष की बात की जाएगी, जब पहले से ही वो नित्य मुक्त है तो मोक्ष की चर्चा हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो अलग संदर्भ में देखेंगे कि प्रकृति जो है मोह के कारण या आसक्ति के कारण पुरुष के ऊपर आवरण चढ़ा देती है, और उस आवरण को हटाने के लिए मोक्ष की आवश्यकता होती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो पुरुष क्या है, शुद्ध चैतन्य है, नित्य मुक्त है। पुरुष जो है देश और काल से परे माना जाता है, देश और काल में उसकी सत्ता दिखलाई नहीं पड़ती है, क्योंकि पुरुष जो है कैसा माना गया, सूक्ष्म रूप में माना जाता है। तो देश और काल से परे माना गया है, अपरिणामी माना गया है। पुरुष को दृष्टा माना गया है कि वो दृष्टा है, संपूर्ण जगत को देखता है, और उसका जो है कार्य जो है मूल्यांकन करता है। वो सांसारिक वस्तुओं का भोग, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं कैसी है, अचेतन, और अचेतन वस्तुओं का भोग करने के लिए कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, तो वो भोक्ता के रूप में भी जाना जाता है। जगत की वस्तुएं ज्ञेय तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के रूप में, ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। तो पुरुष जो है स्वतः सिद्ध माना गया है। पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि पुरुष जो है चेतन है, परंतु क्या माना गया, निष्क्रिय माना गया। पुरुष जो है चेतन है परंतु निष्क्रिय। निष्क्रिय क्यों, कि वो शुद्ध चेतन है, नित्य मुक्त है, और जब नित्य मुक्त है तो वो सांसारिक जगत में भाग ही नहीं लेता। जब सांसारिक जगत में भाग ही नहीं लेता तो उसे हम सक्रिय नहीं कह सकते। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो प्रकृति तो सक्रिय है, लेकिन पुरुष क्या है, निष्क्रिय। प्रकृति अचेतन है परंतु पुरुष क्या हो गया, चेतन हो गया। तो दोनों में अंतर देखने को मिलेगा कि प्रकृति के विपरीत जो है, जैसे प्रकृति की बात हम करेंगे कि प्रकृति एक है, तो पुरुष क्या होंगे, अनेक होंगे। जितने जो है शरीर होंगे उतने ही जो है आत्माएं मानी जाती है। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है पुरुष को अनेक माना गया,
कालातीत माना गया है, त्रिगुणातीत माना गया है, उसे दृष्टा माना गया, उसे भोक्ता माना गया, उसे अपरिणामी माना गया, नित्य माना गया, शाश्वत माना गया है। तो इस प्रकार से हम प्राय देखते हैं कि पुरुष की सत्ता जो है स्वतः सिद्ध है। पुरुष की सत्ता जो है स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पुरुष और प्रकृति जो दो मूल तत्व है, उसके अंतर्गत पुरुष जो है दूसरा तत्व माना गया, और दूसरे तत्व के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण तत्व है कि पुरुष जो है ज्ञाता है, भोक्ता है, कर्ता है, निष्क्रिय है, चेतन सत्ता के रूप में माना जाता है, त्रिगुणातीत है, कुटस्थ है, शाश्वत है, अपरिणामी के रूप में जानते हैं। तो पुरुष क्या है? पुरुष की सत्ता जो है शाश्वत मानी गई है कि उसको सिद्ध करने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका अस्तित्व किसी दूसरे प्रमाण पर आश्रित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि पुरुष क्या होता है? स्वाश्रित होता है। पुरुष जो है ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञाता के रूप में जाना गया है। तो बहुत सारे प्राय हम देख रहे हैं कि पुरुष जो है स्वतः सिद्ध माना जाता है, और पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सांख्य ने कारिका के अंतर्गत जो है आर्गुमेंट दिए, 17 कारिका संख्या 17 में आर्गुमेंट दिए हैं, और उस कारिका के अंतर्गत जो है 5 आर्गुमेंट दिए गए, जिसके द्वारा हम जो है पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो कारिका 17 के अंतर्गत क्या बतलाया गया है कि संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठनात्, संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठनात् पुरुषोस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ परवर्तेच। ये कारिका 17 है, जिसमें पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 जो है प्रमाण बतलाने का प्रयास किया गया। पहला कहा गया संगात प्रार्थ, पहला आर्गुमेंट दिया गया संगात। संगात का तात्पर्य जो सावयव है, जो अवयवों से युक्त है, जिसे हम सावयव कहते हैं। संगात जो दूसरी वस्तुओं के द्वारा बनता है, जो संगात प्रार्थ, संगात में वस्तुओं का गुण क्या होता है? दूसरों के लिए होती है। संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्यार्थ, जो तीनों गुणों से परे हैं। दूसरा आर्गुमेंट दिया गया, पहला दिया गया कि संगात प्रार्थ के रूप में जो दूसरों के काम आता है, और दूसरा आर्गुमेंट दिया गया त्रिगुणादि विपर्यार्थ, तीनों गुणों से परे। 3 गुण, सत्व गुण है, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति में तीनों गुण अंतर्निहित है, लेकिन पुरुष क्या माना गया? त्रिगुणातीत माना गया, तीनों गुणों से परे उसकी सत्ता को माना गया है। तो पुरुष के संदर्भ में कहा गया कि त्रिगुणादि विपर्यार्थ। अगला आर्गुमेंट दिया गया अधिष्ठनाथ के रूप में। अधिष्ठनाथ, अधिष्ठनाथ का तात्पर्य क्या होता है? जो संचालन करता है, जो किसी कार्य को करने के लिए राह दिखाता है, प्रदर्शन करता है, उसका संचालन करने का कार्य करता है, वो अधिष्ठनाथ के रूप में जाना है। पुरुषोस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ परवर्तेच, पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। पुरुषोस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ परवर्तेच, कि पुरुष का अस्तित्व है किसके रूप में? भोक्ता के रूप में, कि जड़ जगत की वस्तुएं कैसी है? भोग्य है, तो उनका भोक्ता होना चाहिए। भोक्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। और उसके बाद में कहा गया केवल्यार्थ परवर्तेच के संदर्भ में कि जगत में जो है कुछ लोग जो है मोक्ष की कामना चाहते हैं। मोक्ष का विचार जगत में है, और जगत में मोक्ष का विचार है, तो मोक्ष का विचार किसी है चेतन सत्ता का नहीं हो सकता है। मोक्ष का विचार तो किसी चेतन सत्ता का ही हो सकता है, और चेतन सत्ता कौन मानी जा सकती है? प्रकृति तो चेतन नहीं है। तो चेतन क्या है? पुरुष है। तो पुरुष मोक्ष के रूप में, कैवल्य की प्रवृत्ति के रूप में, मोक्ष की सत्ता के रूप में जो पुरुष का अस्तित्व स्वीकार किया गया। तो हमने कारिका के अंतर्गत जो है 5 आर्गुमेंट दिए। कारिका में कहा गया था संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्यार्थ अधिष्ठनाथ, पहली लाइन में कहा गया, जिसमें 3 आर्गुमेंट दिए गए, संगात प्रार्थ के रूप में, 3 गुणों से परे के रूप में, अधिष्ठनाथ के रूप में। दूसरी जो पंक्ति में कहा गया था कि पुरुषोस्ति, पुरुष का अस्तित्व है, भोक्तृ भावार्थ, भोक्ता के रूप में, कैवल्यार्थ परवर्तेच, कैवल्य की प्रवृत्ति के रूप में।
तो कारिका में 5 आर्गुमेंट दिए हैं जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक एक पॉइंट्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो 5 आर्गुमेंट दिए गए उसमें किस प्रकार से उसकी सत्ता को सिद्ध किया गया है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने की बात करेंगे और उसके बाद में जो उसकी अनेकता, पुरुष का अस्तित्व किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, आर्गुमेंट के द्वारा बात हम कर रहे हैं। उसके बाद में उसकी अनेकता को सिद्ध करने के लिए जो कारिका 18 में आर्गुमेंट दिए गए उनकी चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग जो है सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकृति और पुरुष, जो इसके अंतर्गत दूसरा जो है पुरुष है, पहला तत्व तो प्रकृति था और दूसरा पुरुष है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से जो है दोनों प्रकृति और पुरुष को समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के एग्जिस्टेंस को सिद्ध करने के बाद में हम दोनों के रिलेशन की बात, दोनों में डिफरेंस की बात हम करेंगे और उनके द्वारा ही जड़ जगत की उत्पत्ति होती है, जो विकासवाद के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। तो आप नियमित रूप से जो है इनको देखें। आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को लाइक करने का प्रयास करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो जो लोग लाभ नहीं उठा पा रहे वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और जब तक आप लोगों की क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है तब तक आप लोग इसके द्वारा आप लोग अपना सिलेबस पूरा करें। धन्यवाद।